जय हिंद साथियों। आज इस क्लास में हम एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित पर्यावरण के टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन 25 में से सही किए हैं। तो पहला प्रश्न है, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया? तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए। ध्यान रखना, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1982 में कच्छ की खाड़ी को समुद्री पार्क घोषित किया। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। लोकप्रिय पेय कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जो कॉफी होती ना पीने वाली, ये बताना है पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जड़, पत्ती, पुष्प या फिर बीज? तो भैया जो पेय पदार्थ है जो बहुत ही लोकप्रिय है, ये पौधे के बीज से प्राप्त होता है, कॉफी। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? तो भैया संकटग्रस्त प्रजाति होती हैं उनको दर्शाया जाता है लाल कलर की डेटा बुक में, है ना। आपने नाम सुना है ना, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, रेड का मतलब क्या है? लाल, है ना। ये नाम से ही तो स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। चलिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ। भैया तेंदुआ प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, बल्कि तेंदुआ क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता है। ठीक है, मतलब ये क्या है? गलत है। द्वितीयक उपभोक्ता घास है? नहीं भैया, घास तो भैया क्या है? घास भैया हमारा उत्पादक है ना। इसके बाद क्या है? उत्पादक हिरण। भैया हिरण उत्पादक नहीं है, बल्कि घास क्या है या पेड़ पौधे क्या हैं? ये होते हैं उत्पादक। ओके, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सी में क्या कहा गया है भैया? अपघटक बैक्टीरिया। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है। अपघटक क्या है? बैक्टीरिया होते हैं। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। जल के बीओडी मान बताते हैं। जल का जो बीओडी मान है यह क्या बताता है? देखिए बीओडी का फुल फॉर्म में क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये आप ध्यान रखना। और बीओडी बताता है कि जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। और यदि आपको इसी तरह के वीडियो डेली चाहिए तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। चलिए, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? शनि, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल? भैया जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर क्या है? जल की अधिक मात्रा है, जिसकी वजह से क्या है? इसका रंग नीला देखने में प्रतीत दिखा होता है। तो इसलिए पृथ्वी को कहा जाता है ब्लू प्लेनेट। मतलब क्या है? ब्लू का मतलब होता है नीला, नीला ग्रह है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कहा गया है चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? जो चमगादड़ होता है ये बताना है किस कारण से अंधेरे में उड़ सकता है। भैया ये इसलिए उड़ सकता है क्योंकि चमगादड़ क्या है? पराश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। और यही क्वेश्चन एग्जाम में एक तरीके से और पूछा जाता है कि चमगादड़ कैसी तरंग उत्पन्न करता है? तो ध्यान रखना, चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती? सूखी लकड़ी जलाएंगे। भैया सूखी लकड़ी जलाएंगे तो क्या है? इससे तो भैया वायु प्रदूषित होगी। अंग का प्रयोग करेंगे तो भी भैया वायु प्रदूषक होगी। कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे
तो भी वायु प्रदूषित होगी। लेकिन साथियों जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है इसमें क्या है, वायु प्रदूषित नहीं होती। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं और आप सभी लोग सारे क्वेश्चन के आंसर ईमानदारी से बिल्कुल कमेंट करते जाएं। चलिए, पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है, पत्तियां, जड़ें, तना या फिर फूल? तो भैया जो पौधे की पत्तियां होती हैं ये क्या करती हैं, भोजन संश्लेषित करती हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या है साथियों, हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। कैक्टस का उल्लेख किस रूप में किया जाता है? कैक्टस जो कि एक पौधा होता है, बताना है यह कैसा पौधा होता है। तो भैया कैक्टस होता है एक मरुद्भिद पौधा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरुद्भिद का मतलब होता है सूखी, शुष्क और रेगिस्तान में वास करने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें कहा जाता है मरुद्भिद पौधा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। नाइट्रेट, फास्फेट, धातुएं आदि बाह्य मल में किस प्रकार की अशुद्धियों के उदाहरण हैं? देखिए भैया हम सभी जानते हैं कि जो सीवेज है, सीवेज में क्या है, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं। तो इसमें जो नाइट्रेट, फास्फेट जैसी धातुएं होती हैं ये क्या होती हैं, ये भैया अकार्बनिक अशुद्धियों के एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। प्राणियों और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मानव जाति विज्ञान, वंश विज्ञान, आइकोनोलॉजी या फिर पारिस्थितिकी विज्ञान? देखिए प्राणियों और पादप का उनके परिवेश के संबंध में अध्ययन करते हैं तो उसे कहा जाता है पारिस्थितिकी विज्ञान। यहाँ पर राइट आंसर क्या है भैया हमारा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है? मरुस्थल, नदी, ध्रुवीय क्षेत्र या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र? तो भैया इनमें से अधिकतम जैव विविधता होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को क्या कहते हैं? जीवे, पाए, स्थान रहित, स्वस्थानी? ध्यान रखना साथियों जैव विविधता को संरक्षण के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है स्वस्थानिक, दूसरा होता है बाह्य स्थानिक। स्वस्थानिक में क्या होता है, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो उन्हें कहा जाता है स्वस्थानिक, और जब उन्हें उनके आवास से बाहर संधारित किया जाता है तो उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है भैया स्थान रहित। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि उन्हें क्या है, हम प्राकृतिक आवास में संधारित करने की बात कर रहे हैं। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, पिसीकल्चर या फिर एपीकल्चर? तो मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को साथियों कहा जाता है एपीकल्चर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो साथियों क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर हैं। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर उनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा अपघटक जो हमें ऑप्शन सी में दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी सहायता से क्या है, वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। कहा गया है प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल
या गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। देखिए भैया क्या है, देखिए प्राकृतिक मार्ग इस तरह से, जैसे भैया ये पर्वत है, इस तरह से क्या है, ये जो प्राकृतिक मार्ग है इसको क्या कहा जाता है, इसको भैया दर्रा कहा जाता है। ठीक है, दर्रा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। मध्य हिमालय, शिवालिक, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भैया सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम है पश्चिमी घाट। जो हमें ऑप्शन सी में दिया है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है कागज उद्योग के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, कपास उद्योग के कर्मचारियों में, या फिर पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। तो साथियों जो श्वेत फुसफुस रोग है यह सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है। प्रोटोजोआ, हरे पादप, कवक या फिर जीवाणु। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किया जाता है हरे पादप के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। अब देखें भैया ऑप्शन क्या है, श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला या फिर काला। देखिए साथियों अंतरिक्ष में क्या है, वायुमंडल उपस्थित होता है, जिसकी वजह से जब अंतरिक्ष यात्री नीचे देखता है, आकाश की ओर देखता है, तो उससे क्या है, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की अनुमत सांद्रता मिलीग्राम प्रति लीटर में कितनी है। तो भैया ध्यान रखना, WHO के अनुसार पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की जो अनुमात सांद्रता है वो कितनी है भैया, वो होनी चाहिए हमारी 0.2 मिलीग्राम प्रति लीटर। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर किसका है। देखिए भैया सबसे निचला होता है उत्पादक का, फिर इसके बाद क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर इसके बाद होता है द्वितीयक उपभोक्ता। तो सबसे निचला किसका है, उत्पादक का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है। सभी वनस्पति प्रजातियां, सभी जंतु प्रजातियां, सभी विलुप्त प्रजातियां, सभी दुर्लभ प्रजातियां। तो भैया रेड डाटा बुक में क्या है, सभी विलुप्त प्रजातियां का डाटा रखा जाता है। ओके, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ध्यान रखना जो रेड डाटा बुक है यह IUCN जारी करता है, और आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन आ गया है। विलायक, अधिशोषक, अवशोषक या फिर स्कंदक। तो साथियों आपको इसका आंसर साथियों हमें कमेंट बॉक्स में देना है, क्या होगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस क्लास में केवल हमने 25 क्वेश्चन ही इंक्लूड किए थे। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, और आपने 25 में से कितने सही किए हैं इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दें। क्लास पसंद आई हो साथियों तो रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।